चाहे एक छोटा सा घर हो या एक स्काई स्क्रैपर हो, कॉलम में वो क्रिटिकल एलिमेंट है जो ऊपर के सारे रोड्स को सेफली फाउंडेशन तक ले जाता है। लेकिन अगर कॉलम में छुपी हुई कोई छोटी सी गलती रह गई तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बेसिक से मिस्टेक भी सेफ बिल्डिंग को डेंजरस बना सकती है। ये कोई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये वो गलती है जो हर रोज साइट पे होती है और इग्नोर कर दी जाती है। यह सिर्फ क्रैक्स या देखने वाली चीजें नहीं है, ये बिल्डिंग की स्टेबिलिटी का भी इशू होती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलम कंस्ट्रक्शन की 9 सबसे कॉमन और डेंजरस गलतियां। हर साइट में प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर और मेसन के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन लाइफ सेविंग हो सकती है। चाहे आप ड्राइंग देख रहे हो या वाइब्रेटर चला रहे हो, ये गलतियां समझना मस्ट है। मिस्टेक 1, स्लेंडरनेस रेशियो को इग्नोर करना। ये एक ऐसा टर्म है जो शायद आपको टेक्निकल लगे, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत सिंपल और डेंजरस होता है। यह होता है कॉलम का इफेक्टिव लेंथ और उसकी विड्थ के साथ रेशियो। जैसे अभी ये मार्कर देख रहे हो आप, ये मानो कि ये कॉलम है, तो कॉलम को जब मैं ऊपर और नीचे से दबाऊंगा तो इसमें उतनी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यही चीज अगर मेरे हाथ में कुछ कॉफी का स्टरर होता या टूथपिक होती तो मैं उसको ऊपर से दबाता तो 20 से टूटने के चांसेस होते हैं उसके, या साइड से वो क्रैक कर देता। इसको कहते हैं बकलिंग। अगर कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा हो तो कंक्रीट टूटने से पहले वो बकलिंग से फेल हो जाता है। यह फेलियर सडन होता है बिना किसी वार्निंग के। इसलिए बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करना जरूरी है ताकि स्लेंडरनेस रेशियो स्ट्रिक्टली फॉलो हो सके। कॉमन मिस्टेक, गलती ना 2 जगह होती है। पहली होती है डिजाइन में, जब कॉलम को बहुत लंबा और पतला कर दिया जाता है। दूसरी होती है आपकी कंस्ट्रक्शन पे, जब लैटरल ब्रेसिंग लगाना भूल जाते हैं जिससे कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ ज्यादा हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका पहला सॉल्यूशन है स्ट्रक्चर ड्राइंग्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। क्या होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने सारी चीजें पहले से कैलकुलेट करके रखी है, इस हिसाब से उसने ड्राइंग बनाई है, तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। सेकंड गलती होती है लो स्ट्रेंथ और पुअर क्वालिटी का कंक्रीट यूज करना। अगर स्लेंडर कॉलम का दुश्मन बकलिंग है तो हर कॉलम का असली दुश्मन होता है क्रशिंग। क्रशिंग तब होता है जब कॉलम के ऊपर जो लोड है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि कॉलम जो रहता है वो पूरा का पूरा स्क्वैश कर जाता है, टूट जाता है, क्रम्बल करता है। तीसरी चीज होती है कभी भी अपने साइड पे कॉलम की हाइट बढ़ाकर अनसपोर्टेड लेंथ को इंक्रीज मत करना। एक स्लेंडर कॉलम अगर कंट्रोल में ना हो तो एक टाइम बम की तरह होता है, जब भी फेल होगा तो सीधा कोलैप्स करेगा। और ये गलती बहुत सारी और तरीकों से हो सकती है, जिसमें से मैं आपको कुछ मेजर गलतियां बता रहा हूँ। पहली होती है कंक्रीट मिक्स में ज्यादा पानी डाल देना। दूसरी, डर्ट या लो ग्रेड का एग्रीगेट यूज करना। ऑन साइट स्लॉपी मिक्सिंग कर दिया बिना प्रॉपर रेशियो के। कंक्रीट को स्मूथ बनाने के चक्कर में साइट में ही और पानी मिला देना। अब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? तो प्रिवेंशन करने के लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी पड़ेगी। रेडी मिक्स कंक्रीट आ रहा है तो चेक करो उसका पेपर वर्क और उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर साइट पे खुद मिक्स कर रहे हो तो रेशियो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। स्लम टेस्ट जरूरी है, ये चेक करता है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। टेस्ट सिलेंडर लो हर पोर के टाइम। प्रॉपर्ली क्योर करो और लैब में भेजो स्ट्रेंथ वेरिफिकेशन के लिए। कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब बिल्डिंग के जान के साथ खेलना। और बिल्डिंग जब क्रैश करता है तो आपकी रेपुटेशन फेल हो जाती है एज अ इंजीनियर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर। अब आते हैं अपन थर्ड मिस्टेक पे, रीबार लैप स्प्लाइस लेंथ गलत देना। हर कंक्रीट कॉलम के अंदर होती है एक स्टील की बैकबोन जिसे हम कहते हैं रीबार। कंक्रीट तो आपका कंप्रेशन संभाल लेगा, लेकिन टेंशन भी तो होती है, तो टेंशन को संभालने के लिए हमें लगती है स्टील। तो स्टील बार रहती है, वो बहुत लंबी नहीं होती, एक कॉमन लेंथ होती है, उसमें मिलती है अपने को। तो हर दूसरी बार को दूसरी स्टील बार से जब ज्वाइंट करना रहता है तो उस जो ज्वाइंट करने का पोजीशन रहता है उसको अपन बोलते हैं लैप स्प्लाइस। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जो इस बार पे स्ट्रेस लग रहा है उसको अपन इस बार पे ट्रांसफर कर रहे हैं। वो जो ओवरलैप होता है वो ये काम करता है कि इस बार का जो स्ट्रेस है उसको इस बार पे ट्रांसफर करेगा। सबसे बड़ी गलती होती है लैप स्प्लाइस लेंथ को छोटा रख देना, और अगर ओवरलैप छोटी है तो रोड प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं होता, स्टील का कनेक्शन फेल हो जाता है और कॉलम एकदम ब्रिटल तरीके से टूट जाती है। लैप लेंथ किस रूल से चलता है? मान लो कहीं लिखा है 50D, तो 50D का मतलब क्या है? 50 जो है वो आपको 50 टाइम्स बता रहा है और D जो है वो डाया है। लेकिन रियल लैप लेंथ की एक प्रॉपर्ली डिजाइन कैलकुलेशन होती है। वो डिपेंड करता है बार डायमीटर होता है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, स्टील ग्रेड पे और लैप लोकेशन पे। कॉमन साइट मिस्टेक्स क्या होती है? सारे बार को एक ही लेवल पे लैप करना। यह एक सिंगल वीक प्लेन क्रिएट करता है जहां पर फेलियर आसानी से हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रक्चरल ड्राइंग को फॉलो करो बिल्कुल एक्यूरेटली। जो लैप लेंथ स्ट्रक्चरल ड्राइंग में दिया गया है वही सही है। एक ही लेवल पे आधे से ज्यादा बार स्प्लाइस मत करो। अगर स्टील का स्ट्रेस ट्रांसफर ब्रेक हो गया तो कॉलम की रोड बियरिंग एबिलिटी भी ब्रेक हो गई। फोर्थ मिस्टेक है कंक्रीट में कवर कम देना। कंक्रीट कवर वो होता है जो कंक्रीट के सरफेस से लेके रीबार तक का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं कंक्रीट कवर। ये एक छोटी सी थिकनेस है, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की, लेकिन इसका काम बिल्डिंग की सेफ्टी में बहुत बड़ा हो जाता है। 2 काम जो कंक्रीट कवर करता है, स्ट्रेस ट्रांसफर के लिए कंक्रीट और स्टील के बीच में परफेक्ट बॉन्डिंग बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टील को प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर, केमिकल और सॉल्ट से। प्रॉब्लम क्या होती है जब कवर कम रह जाता है? अगर कॉलम कम दिया गया तो पानी और केमिकल कंक्रीट के थ्रू स्टील तक पहुंच जाता है, स्टील रस्ट करना स्टार्ट कर देता है
और जब ना स्टील रस्ट करता है तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और इस एक्सपेंशन की वजह से कॉन्क्रीट्स में क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है, इसको एक तरीके से आप कॉन्क्रीट के लिए कैंसर समझिए। क्या होता है, धीरे धीरे ये रस्ट करने लगता है और कॉलम को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। ये गलती यूजुअली होती है जब रीबार केज सही पोजीशन में प्लेस नहीं होता या कंक्रीट पोर करते टाइम शिफ्ट हो जाता है। सॉल्यूशन सिंपल है बट नॉन नेगोशिएबल है। यूज करो कंक्रीट या प्लास्टिक स्पेसर्स। ये छोटी सी चीज आपके रीबार का जो केज बनता है उसके अराउंड लग जाती है और जिसकी वजह से वो इंश्योर करती है कि जो आपका रीबार हो वो उस पोजीशन पे पर्टिकुलरली सेट रहे। कंक्रीट पोर करने से पहले रीबार का प्लेसमेंट चेक करना बहुत जरूरी है ताकि साइट की सेफ्टी सही से बनी रहे। कम कंक्रीट कवर का मतलब है आपने क्या किया, अपने कॉलम का प्रोटेक्शन हटा दिया है, तो स्ट्रक्चर का गिरना ना, अगर रीबार एक बार एक्सपोज हो गई ना तो स्ट्रक्चर का जो गिरना है वो सिर्फ वक्त की बात है। मिस्टेक 5, लेटर टाइस की गलत स्पेसिंग देना। कॉलम के अगर वर्टिकल रीबार्स को अपने स्केलेटन की तरह समझे तो जो लेटरल टाइज होते हैं वो उसके रिब्स की तरह काम करेंगे। यह एक छोटे छोटे रिंग्स या क्लोज स्टेयरअप समझ सकते हो आप। मेन बार जो होती है उसको बकल होने से रोकता है और जो आपके कोर में कंक्रीट डलेगी उसको कंप्रेस करके स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कॉलम की डक्टिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। अब इसमें कॉमन साइट मिस्टेक्स क्या होती है? पहला होता है कि स्टील बचाने के चक्कर में कई बार नहीं दिया जाता या काम जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में टाइस की जो स्पेसिंग है उसको ज्यादा दे दी जाती है। रिजल्ट क्या होता है, बार बकल कर जाता है, कंक्रीट का कॉलम कोलैप्स कर जाता है और कंक्रीट क्रैक हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग अर्थक्वेक। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉलो करो, IS 456 है, IS 13920। टाइस का हुक मिनिमम 135 डिग्री बेंड होना चाहिए। 90 डिग्री जो हुक होता है वो इजिली ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइट पे क्या एक्शंस लेना चाहिए? स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिए गए टाइस की स्पेसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। हर लैप, बैंड और हुक एंगल को IS कोड के हिसाब से वेरीफाई करो। स्पेसेस एंड चेयर को यूज करो ताकि पोरिंग के टाइम में रीबार केज मूव ना हो। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर ने इतना डिजाइन करके दिया है तो उसने क्या क्या डिजाइन किया है? आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, रोड बियरिंग, ड्यूरेबिलिटी। उसमें छेड़छाड़ करोगे तो कॉलम कोलैप्स का रिस्क बढ़ जाएगा। मिस्टेक नंबर 6, पुअर कॉम्पैक्शन से क्या होगी, हनी कॉम्बिंग हो जाएगी। कंक्रीट डालने के बाद काम खत्म नहीं होता, सबसे क्रिटिकल स्टेप शुरू होता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कंक्रीट को वाइब्रेट करके उसके अंदर की हवा निकालना और एंश्योर करना कि कंक्रीट जो है रीबार के हर कोने तक जाके रीबार को टाइटली रैप कर चुकी है। अगर कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो कंक्रीट में रह जाती है वॉइड्स और एयर पॉकेट जो बन जाता है हनीकॉम्ब। ये सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता, ये कॉलम के रोड बियरिंग कैपेसिटी को डायरेक्टली कम करता है। सॉल्यूशन, प्रॉपर कॉम्पैक्शन टेक्निक क्या है? कंक्रीट मिक्स को सही वर्केबिलिटी के साथ प्रिपेयर करो, ज्यादा स्टिफ मत रखो जहां रीबार डेंस है। मैकेनिकल वाइब्रेटर को सिस्टमैटिकली यूज करो। पहला पॉइंट है बार बार यूज करो, हर 300-400 mm पे। हर इंट्रैक्शन को 5 से 15 सेकंड तक रखना। सिर्फ इतना ही नहीं, वाइब्रेटर करोगे और एयर तो निकलेगा, लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि वाइब्रेटर की वजह से सेग्रीगेशन ना हो जाए। फ्रेमवर्क को भी हल्की हल्की टैपिंग करते रहो ताकि सरफेस के पास की भी हल्की हल्की एयर रिलीज हो जाए। जहां पास डेंस रीबार होगा वहां पर ज्यादा फ्लोएबल कंक्रीट मिक्स यूज करना। हनीकॉम्बिंग एक वीक जोन बनाता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर रिस्क पे आ जाता है। कॉम्पैक्शन में कॉम्प्रोमाइज मत करना, कॉम्पैक्शन स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 7 है गलत रिइंफोर्समेंट बार यूज करना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये गलती साइट पे शॉकिंगली कॉमन है। स्ट्रक्चर डिजाइन बार का स्पेसिफिक ग्रेड और डायमीटर स्पेसिफाई करता है और उसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशन और सेफ्टी मार्जिन भी होता है। क्या गलती जनरली होती है, जहां 20 mm डाया का बार दिया गया है वहां आपने 16 का यूज कर दिया या उससे कम का यूज कर दिया, या ग्रेड में आपने ये गलती की है कि Fe 500 दिया हुआ है लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी की वजह से आपने Fe 415 यूज कर दिया क्योंकि वो इजिली अवेलेबल था। ये छोटी सी एडजस्टमेंट नहीं है, ये कॉलम के स्पाइन को वीक करता है। कॉलम शायद देखने में परफेक्ट लगे लेकिन डिजाइन लोड के आते ही फेल हो जाता है। ग्रेड और डायमीटर दोनों का काम अलग है। ग्रेड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, डायमीटर स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज करना मतलब लोड केयरिंग कैपेसिटी में कॉम्प्रोमाइज करना। सॉल्यूशन क्या है इसका? स्ट्रिक्ट मटेरियल वेरिफिकेशन। जब रीबार साइट पे आ रहा है तो उसका ग्रेड और उसका डायमीटर क्रॉस चेक करो। हर बार पर मार्किंग होती है तो उससे आप ग्रेड वेरीफाई कर सकते हो। कटिंग, बेंडिंग और प्लेसिंग साइट पे सब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये साइट पे सुपरवाइजर से चेक करवाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंजीनियर की रिटन परमिशन के बिना सब्स्टिट्यूट बिल्कुल मत करना, वो रीडिजाइन के बिना एक्सेप्ट नहीं होगा। साइट पे एक रूल याद रखो, जो डिजाइन पे लिखा है वही फॉलो होगा, बिना वेरिफिकेशन के स्टील रिप्लेस नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि जो चीजें होती है वो कोई एडवांस इंजीनियरिंग की चीजें नहीं है जिनकी वजह से कॉलम फेल होता है। क्वालिटी चेक्स हैं, स्लेंडरनेस रेशियो है, ये सारी छोटी छोटी कॉमन चीजें जो कॉमनली साइट पे मिस्टेक हो जाती है, इन वजह से कॉलम का फेलियर होता है। तो हमको ये चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।